हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किशोर सर और ये है मेरा चैनल न्यूक्लियर केम फोरम। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक नया ही टॉपिक लेकर आया हूं। अभी तक हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, बट मैं थोड़ा सा ये वीडियो कुछ नए टॉपिक को लेकर आया हूं। ये वीडियो रिलेट करता है जो 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स है और जिनका भी एग्ज़ाम चलेगा, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो स्पेशली ये 11th स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट वीडियो आप स्किप करें या फिर इसको डिलीट करें या फिर इससे मूव हो जाए आप, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो अगर आपने स्किप किया या फिर नहीं देखा, सीन नहीं किया, वॉच नहीं किया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका। वो लॉस क्यों हो सकता है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर है, वो केमिस्ट्री के पेपर के मैं आपको बहुत सारे और बहुत ही अच्छे वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। हाँ, आपने सही सुना। आप अपने लैंग्वेज में उसे गेसिंग कह सकते हैं, बट एज अ टीचर मैं वो नहीं बोल दूंगा। ठीक है, वो बोलना ठीक भी नहीं रहेगा। हाँ, पर आप गेसिंग समझ सकते हैं, मैं अपने हैंड से नहीं बोल रहा हूँ, पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में ना खींचूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है। ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए बहुत सारे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। टॉपिक वाइज दिया है, उसमें और क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं मैं आपको डिस्कशन करूंगा यहाँ पे वीडियो के साथ में। तो आप पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के, यानी उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट, ये बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा अभी आपका 12th का 1 मार्च को है, और कुछ लोगों का कोई और डेज में होगा अदर स्टेट वालों के लिए। तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 1 मार्च को है, तो उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर है वो केमिस्ट्री के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, ना कि क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं गेसिंग्स नहीं दे रहा हूँ। थर्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस के भरोसे पे मुझे ऐसा लगता है कि ये आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। नहीं आते हैं फिर भी कोई इसके ऊपर में ब्लेम नहीं करेगा। एंड लास्ट थिंग, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के भरोसे पे दे रहा हूँ, और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में नियर अबाउट 35 to 40 मार्क्स के आते हैं। आपने बहुत सही सुना, आउट ऑफ 70 मार्क्स 35 to 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके पास में वैसे भी टाइम बहुत कम है। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, कागज़ पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स के समान स्लाइड को रोकूंगा नहीं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मैं बोलता हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। उसमें भी और कुछ सब टॉपिक होंगे तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ड्यूरिंग द वीडियो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, और हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देखिए, अब सॉलिड स्टेट में पहला ही टॉपिक है आइसोट्रॉपी अनआइसोट्रॉपी। अब ये आपको 1 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा। दोनों डेफिनेशन एट अ टाइम पूछे जा सकते हैं, हाफ मार्क के लिए, या फिर एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और दूसरी एक डेफिनेशन आपको दूसरे चैप्टर की ऐड की जा सकती है, या फिर 1 मार्क के लिए दो में से कोई भी एक डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क के लिए नोट डाउन करिएगा। देन सेकेंड, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, पॉलीमॉर्फस। अब ये जो दोनों सॉलिड्स है ना,
ये दोनों का भी डेफिनेशन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप रट लीजिए आप इसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड स्टेट की हम बोलते हैं ना, हर एक की एक लायकी होती है, तो वो लायकी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट की जो लायकी है ना, वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस पूछने तक ही सीमित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से करके रखिए, है ना, यानी बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और काफ़ी आसान भी है, इसके 7-8 पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बता दिए हैं वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, इसके पहले और कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आइसोट्रॉपी, अनआइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, ठीक है, हो गया। दूसरा है हमारे पास में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये जो है ना, ये उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आने के चांसेस है। आप इसे 80-90% के बीच में कंसिडर कर सकते हैं कि आने के चांसेस है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये कैलकुलेशन के लिए पूछा जा सकता है आपको, आइदर एससीसी और बीसीसी और एफसीसी का, ठीक है। 3 में से किसी एक का 2 मार्क के लिए। देन दूसरा आ सकता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स। टेट्राहेड्रल साइट्स का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल साइट्स का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। हर एक बातों को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, हमें कोई घाई नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, काफ़ी मेहनत कर लीजिए। ये हो गया टेट्राहेड्रल साइट्स एंड ऑक्टाहेड्रल साइट। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये टॉपिक ना थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके रखिए। देन दूसरे आते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है। आप इसके 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। डायग्राम निकालना ज़रूरी रहेगा। सिलिकॉन का नेटवर्क सॉलिड निकालिएगा, उसमें फिर आप 13 ग्रुप 15 ग्रुप जो भी इम्प्योरिटी है वो आप ऐड करिएगा। जो भी रहेगा वो टॉपिक अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 में से कोई एक पूछा जा सकता है। या फिर अभी आप तो समझ गए होंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिविजुअल शॉर्ट नोट के लिए पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, या फिर दोनों का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हुआ आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद डिफेक्ट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे 2 टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। अब वो जो पॉइंट डिफेक्ट है ना, पॉइंट डिफेक्ट में आप नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट को काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट आने के चांसेस ना के बराबर है, पर अगर आ भी जाते तो मुझे कुछ बोलिएगा मत, ठीक है ना, वो ब्लेम नहीं करना है आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए, काफ़ी अच्छे से, ठीक है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में शॉर्ट नोट में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी रहेगा, उसके ऊपर में मार्क्स रहेंगे। अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं किए, सिर्फ आपने शॉर्ट पॉइंट के 4 to 5 पॉइंट्स लिख कर छोड़ दिया ना, सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। बहुत रेयर कंडीशन में अगर टीचर काफ़ी अच्छे होंगे पेपर चेक करने वाले, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और वो भी चांसेस कब है, जब अगर आपको 33 या 32 मार्क्स मिलते होंगे, पासिंग के लिए 2 मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, डायग्राम कंपलसरी रहेगा। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में भी डायग्राम कंपलसरी रहेगा, ठीक है। बैंड थ्योरी 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, बट सॉलिड स्टेट ये चैप्टर ही मैक्सिमम 6 मार्क का है और मिनिमम 4 मार्क्स का है। और इसका एक न्यूमेरिकल डेंसिटी के ऊपर में कंफर्म पूछते हैं, तो डेंसिटी के ऊपर में 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो गया, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का हो गया, ये 3 मार्क तो वैसे ही हो गए। बैंड थ्योरी आने के चांसेस कम है, बट बैंड थ्योरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, सब टॉपिक्स लाइक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके छोटे छोटे पार्ट्स करके ना डेफिनेशन के फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बैंड थ्योरी कंप्लीट पूछने के चांसेस बहुत कम है,
इसके टुकड़े करके आपको ना शॉर्ट पॉइंट्स में या फिर डेफिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, फिर भी प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में है सबसे पहला हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत अच्छा टॉपिक होता है 2 मार्क्स के लिए पूछने के लिए, है ना, 2 मार्क्स के लिए। हेनरीज लॉ, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, देन उसके बाद में हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में लिखना होगा, देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखना होगा, के एच से डिनोट करते हैं हम उसे, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट, एंड लास्ट इलस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं जो कि 2-3-4 स्टेप में फिनिश होता है, और उसके बाद में इलस्ट्रेशन या फिर एग्जाम्पल्स लिखते ही नहीं। आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। एग्ज़ाम एक की बार होती है और जो मार्क्स आ गए वो आ गए, और सिंगल सब्जेक्ट के लिए आप फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना 1 साल वेस्ट करके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्कोर करिएगा। वैसे भी हमारे आशीर्वाद तो है आपके साथ, बट उतने से काम नहीं चलेगा, है ना, मेहनत तो लगेगी। दूसरा टॉपिक है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ 2 लोगों के लिए आता है, 2 अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए आता है। पहला आता है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, है ना। तो राउल्स लॉ दोनों में से किसी एक के लिए पूछा जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं प्रिफर करूंगा इसे नॉन वोलाटाइल के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क की लायकी है इसकी तो ये 2 मार्क के लिए नॉन वोलाटाइल के लिए आएगा। तो ये 2 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, स्पेशली हेनरीज लॉ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 99% प्रेफरेंस दूंगा हेनरीज लॉ को। ठीक है, देन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक टॉपिक छूट गया, वेट। हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया। देन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पार्ट है ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट में 4 अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हर एक टॉपिक में मोलर मास का रिलेशन डिराइव करने के लिए बोला है। ठीक है, इस साल मैं आपको बता रहा हूं मोलर मास का रिलेशन पूछे जाने के चांसेस है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दूंगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, उनके कांस्टेंट के वैल्यू को पूछा जा सकता है, उनके कांस्टेंट के यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए, डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए KB एंड KF मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इनका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में 1 मार्क के लिए पूछने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, और डेरिवेशन भी काफ़ी तगड़ा है, मज़ेदार है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये दोनों के बीच का रिलेशन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब है तो है। ठीक है, बस हम थोड़ा सा उसको ना कम ज़्यादा के फॉर्म में सोच रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये चारों के बारे में ना, चारों के डेरिवेशंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए, बट प्रिफरेबली ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इनके बारे में न्यूमेरिकल पे पूछा जा सकता है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो गया उसी में 4 में से कोई एक, विथ एनीवन। ठीक है, देन उसके बाद में है रिवर्स ऑस्मोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस तो पूछा जाएगा आपको, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, वो एक फीलिंग होती है ना कि नहीं यार इस साल तो पूछेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है, एकदम अलर्ट पर रखा है। ठीक है, देन सेकेंड आता है वेंट ऑफ फैक्टर रिलेशन विथ अल्फा। अब वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके 2 डेरिवेशंस है, एंड देन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इनके 2 डेरिवेशंस है। 4 में से कोई एक डेरिवेशन। अब वो चारों में से भी प्रिफरेबली कौन सा करना ये नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन या फिर यूनिट या फिर वैल्यू, तीनों चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना, पूछे जाने के चांसेस है। और भैया ये देखिए लोअरिंग ऑफ, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है डेरिवेशन आने के चांसेस तो है, पर अगर डेरिवेशन नहीं आना फिर तो कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर में न्यूमेरिकल तो पक्का समझ लीजिए। अब उसके लिए तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, डोंट वरी, उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो वीडियोस को भी अगर आपने वॉच कर लिया ना आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो कहाँ मिलेंगे, चैनल पे डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हुआ सॉल्यूशन का। देन और कुछ है नहीं है, ये हो गया 2 चैप्टर। अभी देखते हैं तीसरा चैप्टर। अब तीसरा चैप्टर है हमारा, कौन सा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, मासूम है, बट थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है आपको। देखिए इसके टॉपिक, एनी वन एसिड बेस थियोरी। एसिड बेस के 3 थियोरीज है, लेविस, अरेनियस, लॉरे-ब्रोंस्टेड। ये 3 थियोरी में से लॉरे-ब्रोंस्टेड की थियोरी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। है वैसे तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, पर अगर मैं पेपर निकालूंगा ना, इवैल्यूएट करूंगा, तो मैं प्रिफरेबली लॉरे-ब्रोंस्टेड थ्योरी को पूछूंगा, ठीक है। तो ये थ्योरी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा आप। देन सेकेंड है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैं वीक एसिड के लिए लिख सकता था, बट नहीं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इस बार अगर पूछा जाएगा तो कंफर्म वो वीक बेस के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। देन तो ये हुआ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, बट समझ जाइए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मीन्स KW, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। डेरिवेशन पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको मैंने कुछ 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए कुछ बारे में बताया नहीं, मैं भूल गया वो, तो चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये हो गया एन टाइप, पी टाइप वगैरह, सॉरी सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन, वेट, हाँ, हेनरीज लॉ 2 मार्क्स, राउल्स लॉ कंप्लीट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 2 में से कोई भी एक, या फिर न्यूमेरिकल, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो कंफर्म 3 मार्क के लिए आएगा। अगर 2 मार्क के लिए आता है ना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, तो फिर स्टेप्स को ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, फटाफट उसको वाइंड अप करके ना 2 मार्क के लाइक की का उसको ना सॉल्व करिएगा, ठीक है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बट है 3 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद में आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा, और इसके हार्डली 5 या 6 पॉइंट है, पूरे लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देन वेंट ऑफ फैक्टर रिलेशन आता है, ये आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए, अगर मोलर मास के साथ में कैलकुलेट करना तो फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा, पर मोलर मास के साथ में भी 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मेरे सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। देन न्यूमेरिकल ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नो डाउट 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया मैंने, एसिड बेस थ्योरी 2 मार्क्स के लिए आएगा, लॉरे-ब्रोंस्टेड हो, अरेनियस हो या फिर लेविस हो, एसिड के लिए 1 मार्क, बेस के डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, एग्जाम्पल के लिए उसी में कंसिडर किया जाएगा। बट आप थ्योरी कोई भी पूछे, एग्जाम्पल कंपल्सरी है। कोई भी एग्जाम्पल दे दिया हमने, एसिड को HA लिख लिया, बेस को BOH लिख लिया, वो नहीं चलेगा। आपको सुटेबल स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एग्जाम्पल देना तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, या फिर वीक एसिड के लिखने होंगे तो वो भी लिखने होंगे। कोई एक एग्जाम्पल भी अगर आपने याद कर लिया ना सफिशिएंट है, वो नहीं बोलेंगे कि 2 एग्जाम्पल दीजिए, 3 एग्जाम्पल दीजिए, बस एग्जाम्पल दीजिए, है ना, राइट एनी 1 एग्जाम्पल वगैरह ऐसा पूछा जाएगा। तो 2 मार्क के लिए है लॉरे-ब्रोंस्टेड थ्योरी, है ना, प्रिफरेबली। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक बेस के लिए 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, इससे ऊपर में ये नहीं है, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक बेस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। देन आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर 2 मार्क्स के लिए आएगा, काफ़ी आसान डेरिवेशन है, अच्छे से सॉल्व करिएगा। एक बात और बता दूं,
जो पूरा आप डेरिवेशन सॉल्व करते हैं ना, तो कंप्लीट डेरिवेशन को लास्ट में बहुत अच्छे से बॉक्स से सजा दीजिएगा। क्या होता है ना, टीचर जब पेपर चेक करते हैं तो इंप्रेशन अच्छा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये हो गया ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देन बफर सॉल्यूशन कंप्लीट। अब ये एसिडिक बफर भी हो सकता है, बेसिक बफर भी हो सकता है, मैकेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बफर सॉल्यूशन को, पूरे टॉपिक को थोरोली प्रिपेयर करिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, मेरे सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखिए। बफर सॉल्यूशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मैकेनिज्म पूछते हैं तो भी, और कोई डिटेल पूछते हैं तो भी। डेफिनेशन अगर आता है तो फिर वो 1 मार्क के लिए वो चल जाएगा। देन कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट का वो भी डिटेल में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। कॉमन आयन इफेक्ट को और बफर सॉल्यूशन को, दो में से अगर आपको कंपेयर करना हो तो कॉमन आयन इफेक्ट इस बार पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इसे प्रिपेयर करिएगा। देन सोल्यूबिलिटी एंड इट्स डेरिवेशन, यानी सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है ना, KSP का S के साथ में, याद होगा ना आपको, KSP अपॉन x टू द पावर x, y टू द पावर y, 1 अपॉन x प्लस वगैरह। ठीक है, जो भी। तो सोल्यूबिलिटी और उसका डेरिवेशन 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। देन आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए मैं इसे ना हाईलाइट कर रहा हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर में न्यूमेरिकल आप कंपलसरी समझ लीजिए, आएगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर नहीं आया तो कुछ बोलिएगा मत। प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है केमिस्ट्री का डॉन, थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल्स ऑन एंथैल्पी चेंज। अब ये एंथैल्पी चेंज कोई भी हो सकती है ना। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलिए, कंबशन बोलिए, न्यूट्रलाइजेशन, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा और पूछे जाने के चांसेस 99% है। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रिपरेशन करना है या नहीं, वैसे स्किप कर देना है, आपके मार्क्स जाएंगे। दूसरा ये देखिए, WMAX का डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है ना, आया टाइम ना, मैं इसके लिए चैलेंज भी कर सकता हूँ आपसे, ये आएगा करके एग्जाम में। अगर WMAX का डेरिवेशन नहीं आता है ना, इसका न्यूमेरिकल तो इस साल कंफर्म आएगा, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो। ठीक है, यही तो होता है एक्सपीरियंस। नाउ अब डिफरेंस बिटवीन भी पूछे जाने के चांसेस है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो डिफरेंस किन के बीच में पूछा जा सकता है? सबसे पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा होता है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइदर ये और ये 2 मार्क के लिए, WMAX का डेरिवेशन 2 मार्क के लिए, एंथैल्पी चेंज का न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए, आइसोथर्मल एडियाबैटिक का भी डिफरेंस आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे ना एक डिफरेंस मेंशन नहीं किया है, वो आप लिख लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जैक्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मुझे अभी याद आया, उसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रखिए, याद रखिएगा। अदरवाइज अगर उनको पूछना होगा ना तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रेफरेबली ये पूछा जाएगा। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो भी अच्छे वहाँ पर आप नोट डाउन करके रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद। अब बहुत सारे डेरिवेशंस हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो जितने डेरिवेशन रख रहा हूँ मैं, उनमें से कोई भी एक कंफर्म आएगा। पहला W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, दूसरा आएगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी, एंड देन आएगा डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, एंड देन डेल्टा G इक्वल्स टू ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब ये जो है ना, बस वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे डिराइव W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? अब देखिए, पिछले साल एक क्वेश्चन था, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन एक था, कैसा था? सवाल था कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी फॉर गैसियस रिएक्शन। स्टूडेंट को समझ में नहीं आया,
सवाल वैसे तो टीचर्स के लिए काफ़ी आसान है, पर स्टूडेंट के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर उनको वो सॉल्व करना आएगा। वो डेरिवेशन था डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ये वो डेरिवेशन था। गैसियस रिएक्शन अगर बोला है तो नंबर ऑफ मोल्स तो आएंगे ना, और अगर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो डेल्टा N गैसियस के लिए वो तो आना कंपलसरी है, तो वो इस फॉर्म में पूछे जाएंगे। अब इसके लिए सवाल क्या आएगा, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये है वो डेरिवेशन। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी, या फिर डिराइव द इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, देन ये आएगा। डब्ल्यू मैक्स का डेरिवेशन तो नो डाउट चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है उसके, बट ये भी है इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से याद रखिएगा सारी चीज़ें। देन उसके बाद में देखते हैं स्पॉन्टेनिटी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्पॉन्टेनिटी आपको 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ना 3 स्टेटमेंट्स है, वो 3 स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस तो काफ़ी कम है, बट अगर दोनों को साथ में भी कंबाइन पूछे जाएंगे तो भी वो चल जाएगा, बट ये चांसेस बहुत ही कम है। पर प्रिपरेशन करके रखिएगा, स्पेशली स्पॉन्टेनिटी का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट है 70-80% इंपॉर्टेंट वो है। देन दूसरा है बॉर्न एंथैल्पी एंड इट्स न्यूमेरिकल। बहुत साल हो गए इसके ऊपर में ना न्यूमेरिकल आया नहीं है, तो ये है वो जो आपकी जान लेगा। ठीक है ना, तो इसका प्रिपरेशन करिए। और आपका बदनसीब देखिए, मेरे चैनल पे इसके ना न्यूमेरिकल्स अवेलेबल नहीं है, जान दीजिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, उसके लिए आपको फेल होना होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बॉर्न एंथैल्पी और उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बॉर्न एंथैल्पी का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, पर डेफिनेशन में क्या है ना, डेरिवेशन तो है नहीं इसके। बेस्ट ऑप्शन रहता है फिर इनके पास में क्या, न्यूमेरिकल्स। तो स्टेट बोर्ड क्या करेगा, बॉर्न एंथैल्पी का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछने से बेहतर है न्यूमेरिकल के फॉर्म में वो दे सकता है। मैक्सिमम 8 मार्क का चैप्टर है, मिनिमम 6 मार्क का चैप्टर है, तो उसकी उतनी लायकी है, वो दे सकता है। देन ये भाई मैंने बोला था आपको डब्ल्यू मैक्स का एक तो डेरिवेशन या फिर डब्ल्यू मैक्स का न्यूमेरिकल समझ लीजिए आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। देन थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट, अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शंस है, ये हीट ऑफ रिएक्शंस 1 मार्क के लिए या फिर इनके बीच में न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। सवाल क्या रहेगा पूछने का, न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि मान के चलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने इतना ग्राम का सोल्यूट लिया, इतने ग्राम के सॉल्वेंट में ऐड किया, तो उसका एंथैल्पी ये है, तो इतने इतने ग्राम के लिए कैलकुलेट करिए। वो वही फंडा होता है कि भाई इसका मोलर मास मान के चलिए 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम के लिए इतना एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है, तो दिए हुए मास के लिए कितना रहेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना है। बट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, या फिर सिंगल लाइन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है किसी और चैप्टर के क्वेश्चन से ऐड करके। ठीक है, तो वो कौन सी है तो बहुत सारे, बट जो मैं बता रहा हूं उसमें से एक तो आपको हीट ऑफ कंबशन पूछा जा सकता है। अब हीट ऑफ कंबशन अगर आपको पूछेंगे ना, तो इसके 4 कैरेक्टर है। ठीक है, जो मेरे नोट्स के पेज में है वो लिखना कंपलसरी रहेगा, चाहे वो 1 मार्क के लिए हो या 2 मार्क के लिए, है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, वगैरह जो भी है डेफिनेशन। वो डेफिनेशन 1 मार्क के लिए तो है, बट काफ़ी आसान है। वेटेज अगर बढ़ाना है तो वो 4 कैरेक्टर जो इम्प्रेशन दे सकते काफ़ी अच्छे से, वो बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन में कंबशन रिएक्शन को पूछा जा सकता है, न्यूट्रलाइजेशन है जो पूछा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वो वैल्यू लिखिएगा, इंप्रेशन बढ़ेगा। देन हीट ऑफ सॉल्यूशन है, देन हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, और हीट ऑफ फ्यूजन, और लास्ट में एटमाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। ये जो Any1 लिखा है ना, ये Any1 ये 2 में से किसी एक के बारे में नहीं है, जो आपने इसके पहले भी देखे। क्या ये एक तो कंबशन जो मैंने लिखा है ना, वहां पे Any1 था ना, वो Any1 वो 2 लोगों के लिए नहीं था, इनमें से कोई एक डेफिनेशन के लिए पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। आइदर कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, और वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, और एटमाइजेशन, डिसोसिएशन।
जितनी भी डेफिनेशंस है उनमें से कोई एक डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। अब आता है सेकेंड डॉन। ये देखिए नाम काफ़ी अच्छे होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में क्या पूछा जा सकता है, क्या लगता है आपको? आपके मन में तो नर्स्ट इक्वेशन आया होगा। नहीं, सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल कांस्टेंट का छोटा सा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स में दिया जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बट प्रिपेयर करके रखिए। सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन, या फिर सेल कांस्टेंट का यूनिट, या फिर सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, कुछ भी जो भी रिलेटेड है उससे सब प्रिपेयर करिए। सेल कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सॉल्ट ब्रिज, भैया इसको ना बिल्कुल स्किप नहीं करना, रट लो आप इसे, सॉल्ट ब्रिज को रट लो आप। सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ ड्रॉ करना ही होगा। यूजेस अगर पूछते 2 मार्क के लिए तो भी डायग्राम ड्रॉ करना भूलना मत। डायग्राम यानी सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना, कोई बड़ी बात नहीं है, पट से बनती है वो, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम ना कंपलसरी रहेगा यहाँ पे। तो सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है, 4 पॉइंट में फिनिश होता है, और इसका यूजेज भी पूछा जा सकता है जो कि 4 पॉइंट में फिनिश होता है। डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एसएचजी का डायग्राम है ना, देखिए क्या लिखा मैंने बोल्ड लेटर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो डायग्राम है इतना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप मिस्टेक करेंगे बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको याद रखने होंगे। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं वो आपको बता नहीं पाऊंगा, समय की कमी होने की वजह से। मैं रेगुलर वीडियोस के बीच में ये मैं इंटरप्शन ला रहा हूँ। मैं और इंटरप्शंस नहीं ला सकता, नहीं तो बाकी अदर स्टूडेंट्स को तकलीफ हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलो छोड़िए, बट फिर भी आप अपने टीचर से पूछिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करना है, मैं आपको पक्का उसके ऊपर में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। अच्छा, अगर आपके पास में एग्जैक्ट या फिर बहुत अच्छे डायग्राम नहीं होगी ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, मैं मेरे पास जो डायग्राम है ना वो भेजूंगा मैं आपको। एग्जैक्ट वैसे ही डायग्राम का ड्रॉ किया ना, आपका 1 मार्क भी डिडक्ट नहीं हो सकता। डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करनी होगी, पेन का इस्तेमाल कतई नहीं करना है डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, ना ही नाम देते वक्त। याद रखिएगा, लेबलिंग करते वक्त, डायग्राम ड्रॉ करते वक्त पेंसिल, पेन नहीं, ठीक है। तो एसएचजी का डायग्राम काफ़ी अच्छे से करके रखिए, या फिर इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान है। ये हो गया। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब ये जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 96 कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर करिए, और पेज नंबर 97 हाफ, वो आपको पता चल जाएगा दूसरी हेडिंग आने के पहले का पोर्शन। तो पेज नंबर 96 कंप्लीट प्रिपेयर करिए, एंड पेज नंबर 97 हाफ वो प्रिपेयर करिए। तो वो मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को पूरे पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक कौन सी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट बोर्ड की बुक होगी। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो किताब है केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन है, उसमें पेज नंबर 96 एंड 97 हाफ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस 2 अलग अलग पार्ट्स में है। पहला है मोल्टन NaCl और दूसरा होता है एक्वस NaCl। तो मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl 2 में से कोई एक का इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जा सकता है, अगर पेपर टफ निकालना होगा, या फिर टफ निकलेगा, या फिर ऑलरेडी किसी ने पेपर निकाल चुके होंगे ना, और अगर वह पेपर टफ होगा, ये एक्वस NaCl। एक्वस NaCl आपकी जान लेगा, बहुत मिस्टेक करेंगे आप इसमें, याद रखिएगा। फिर भी हाँ सॉरी, मैं मार्क्स बताना भूल गया। एसएचजी का डायग्राम 2 मार्क के लिए आएगा, सॉल्ट ब्रिज भी 2 मार्क के लिए आएगा, मोलर कंडक्टिविटी का मेजरमेंट भी 2 मार्क के लिए आएगा।
देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl हो या फिर एक्वस NaCl हो, दोनों 2 मार्क के लिए ही आएंगे, उसके ऊपर नहीं। बट एक्वस NaCl हो या मोल्टन NaCl हो, डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है, ठीक है। वो डायग्राम अगर चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसका शॉर्ट भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रोसेस ना समझ में आ जाएगी। सो मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl 2 मार्क्स के लिए विद डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करिएगा। देन नेक्स्ट डायग्राम ऑफ, ये देखिए अभी मैंने ACG का डायग्राम तो बोल दिया, बट अगर ACG का डायग्राम नहीं आता ना, ड्राई सेल और लीड एक्यूमुलेटर 2 में से किसी एक का डायग्राम पक्का, क्योंकि देखिए ना पूरे सिलेबस में डायग्राम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है। हाँ DNA ब्लॉक में भी है, ब्लास्ट फर्नेस का वगैरह, बट वो इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इतना टफ डायग्राम मुझे नहीं लगता आपको बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है ना कि आप कितने पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। सो ड्राई सेल का, लीड एक्यूमुलेटर का या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये तीनों का डायग्राम ना काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा स्टूडेंट्स, है ना, गलती मत करना, नहीं तो हमारी भी मेहनत वेस्ट है, आपकी भी। देन रिएक्शन, ड्राई सेल का रिएक्शन, लीड एक्यूमुलेटर का। लीड एक्यूमुलेटर में 2 रिएक्शन चलती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसमें चार्जिंग की रिएक्शन प्रिफरेबली करिएगा या फिर ड्राई सेल की रिएक्शन, 2 में से कोई एक रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है, बट लीड एक्यूमुलेटर का दोनों रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। देन EMF सीरीज पूछे जाने के चांसेस काफी कम है, बट फिर भी EMF सीरीज का डेफिनेशन करके रखिए। यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, यूजेस पूछने के चांसेस ज्यादा है EMF सीरीज के डेफिनेशन के कंपैरिजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। उसके बाद में नंबर आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या लगता है आपको, ये देखिए डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा और आगे के क्वेश्चन में है भी नहीं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने कुछ सोचकर ही लिखा होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के लेवल पे आप रख सकते हैं, उस कैटेगरी में इसको डाल दीजिए। देन डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट वगैरह वगैरह, वो ऐसा भी तोड़ मड़ो के ना पूछा जा सकता है आपको। तो डिफरेंस मोलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन, डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही पूछा जाए, आपको इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोलिकुलरिटी, या फिर राइट द कैरेक्टर्स ऑफ मोलिकुलरिटी, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मत करिए प्रिपेयर, मुझे नहीं लगता वो आएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मत करिए, पर आप तैयार रहिएगा, वो तो मेरा काम ही है बोलना। कोलिजन थ्योरी आने के चांसेस कम है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर केमिकल काइनेटिक्स में उनको अगर लगा, जो पेपर है ना निकालते हैं, उनको अगर लगा कि पेपर में केमिकल काइनेटिक्स में कुछ देने के लायक नहीं है, तो कोलिजन थ्योरी को रखा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो उसमें 4 अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं आप उसके, फिलहाल अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, जान दीजिए उसे। तो सबसे पहला है एक्टिवेशन एनर्जी, देन है डिस्टेंस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, एंड तीसरा है ओरिएंटेशन। ये चारों कैरेक्टर, ओरिएंटेशन में डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना होगा 3 मार्क्स के लिए, याद रखिएगा। तो कोलिजन थ्योरी प्रिपेयर करिए, अरेनियस थ्योरी के जगह अरेनियस इक्वेशन वो प्रिपेयर करिए। अरेनियस इक्वेशन काफ़ी शॉर्ट में दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, बट मेरे नोट्स में डिटेल में है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स के साथ में, तो वो भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेनियस थ्योरी 2 मार्क के लिए, कोलिजन थ्योरी 3 मार्क्स के लिए, बस केमिकल काइनेटिक्स की लाइकी ख़त्म, यहाँ तक ही है वो। हाँ सॉरी मैं भूल गया था, कैटलिस्ट ये कर लीजिए आप, इसको घोट लीजिए। कैटलिस्ट, कैटलाइज रिएक्शन, अनकैटलाइज रिएक्शन, जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना होगा, चाहे इसका कैरेक्टर पूछे, डेफिनेशन पूछे, कुछ भी, ग्राफ कंपलसरी ड्रॉ करिएगा, मार्क्स मत जाने दीजिए, ठीक है। तो
तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश। अब आते हैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक का पार्ट 1 में पहला ही चैप्टर है बस 16, 17 एंड 18 ग्रुप। आपका बहुत अच्छा नसीब है, हमारे वक्त तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब थे, कंप्लीट पी ब्लॉक था। उसके बाद में 15 भी था, डिलीट कर दिए। अब आपके पास में बचता है 16, 17, 18। ये भी इंडिविजुअल नहीं है, कंपेरेटिव स्टडी दिया है। इतना आसान करने के बावजूद भी आप पढ़ते नहीं है ना, क्या बोलना अभी। तो 16, 17, 18 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए कंपलसरी समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले के सिलेबस में इसका और एक प्रोसेस था H2SO4 का, क्या लीड चेंबर प्रोसेस। तो लीड चेंबर प्रोसेस अब आपको सिलेबस में है नहीं, तो अब बचता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए पूछते हैं तो थियोरेटिकल डेटा लिखकर रिएक्शन लिखना होगा, और अगर 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं ना तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि बहुत टफ है वो, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी वो डायग्राम की। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस को ना नंबर 1 पे रखिए। एनोमैलस बिहेवियर तो भैया पक्का है, आइदर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, 2 में से किसी एक का एनोमैलस बिहेवियर तो आप पक्का समझ लीजिए। इसके 4 पॉइंट तो वैसे भी कॉमन है ही, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाईएस्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 4 पॉइंट तो वैसे भी कॉमन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, मैं खुद बैक जाता हूँ, वीडियो को बैक मत करिए। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये 4 पॉइंट तो कॉमन है। इनके अलावा और भी आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ स्टूडेंट को, फिर भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, पेपर रिवैल्यूएशन के लिए लेकर मत आना, गलती मत करना वो। तो ये है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए आपके पास में 16, 17 ग्रुप है, 18 ग्रुप का तो केमिकल प्रॉपर्टी है ही नहीं, छोड़ दीजिए। 16, 17 ये दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टी तो पक्का समझ लीजिए आएगा। ठीक है, तो 16, 17 2 में से किसी एक का केमिकल, अब वो केमिकल प्रॉपर्टी ना कोई भी हो सकता है, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन वेट मेटल, नॉन मेटल वगैरह जो भी होगा ना, अच्छे से प्रिपेयर करिए। केमिकल प्रॉपर्टी 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए आ सकता है, वो ऑप्शनल है। 2 मार्क के लिए पूछे, 1 मार्क के लिए पूछे, 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर करिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन 2 मार्क के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ ये लिखनी होगी। सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मार्क्स 1 भी मिलेगा नहीं। थोड़ा सा दयालु टीचर रहा मेरे जैसा ना तो 1 मार्क दे देगा, बट मैं भी वो नहीं करूंगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ दोनों कंपलसरी लिखना है तो ही 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साइड में लिखते हैं या थोड़ा सा डायगोनली साइड में लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। बॉन्ड एंगल जो सेंटर वाला रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कंपलसरी लिखने का। ठीक है, देन उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइदर क्लोरीन और HCl। अब तो कोई भी प्रोसेस हो, क्लोरीन का और HCl 2 में से किसी एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जा सकता है। सबसे आसान तो HCl का है। क्लोरीन के ना बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो 1 मार्क के लिए क्लोरीन के पूछे जा सकते हैं, या फिर सीधा सीधा HCl का 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो फिर आपको कैटलिस्ट लिखना होगा, सूटेबल टेम्परेचर लिखना होगा, उसका थियोरेटिकल पोर्शन लिखना होगा कि कौन किसके साथ में कौन से टेम्परेचर पर रिएक्ट होगा, वगैरह लिखते हैं ना आप ऑर्गेनिक में, वैसा ही। ठीक है, तो क्लोरीन का और HCl का 2 में से किसी एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखना होगा। ठीक है, और वो अगर आता है तो देन यूजेस। अब ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन 3 एलिमेंट्स है। अब ये तीनों के तीनों इनर्ट गैसेज जो है ना, इसमें से किसी एक का यूजेस पूछा जा सकता है। 99% आर्गॉन को मैंने रखा अपने साइड से। आर्गॉन के यूजेस रट लीजिए, समझ लीजिए, आ गए, रट लीजिएगा। ठीक है, देन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये आने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, 50-50% है, तो आप फिर भी इसको याद कर लीजिए, और आसान भी है, 4-5 ही कैरेक्टर है, याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हुआ केमिस्ट्री का। नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ। ये हो गया पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, पूरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, पूरे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को पूरा धो डालिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आपका प्रिपरेशन होता है और अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चंस आए या नहीं आते हैं तो कमेंट नहीं करेंगे चलेगा, बट अगर क्वेश्चंस आते हैं थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, इतना तो एक्सपेक्टेशन रखूँगा मैं, ठीक है। तो वीडियो एंड होने के पहले मैं आपको फिर से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के भरोसे पे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे एक्सपीरियंस के भरोसे पे हर साल 35 to 40 मार्क्स के आते हैं, उसी भरोसे पे मैंने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ सिर्फ मार्च 2023 के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।